सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज से हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर और शिक्षक भर्ती से संबंधित पाठ्यक्रम को लेकर आए हैं और इनसे संबंधित जितने भी पाठ्यक्रम हैं, क्योंकि इसलिए लेकर आए हैं, ये जो परीक्षाएं हैं, डीएलएड संबंधित परीक्षाएं हैं, बीपीसी संबंधित परीक्षाएं हैं, ये परीक्षाएं आपकी अक्टूबर माह में निर्धारित हैं और आपको पढ़ने के लिए ज़्यादा समय नहीं है। तो इसलिए विद्यार्थियों कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ विद्यार्थियों की मांग थी कि सर डीएलएड से संबंधित और शिक्षक भर्ती से संबंधित कुछ मैटर आप पढ़ाइए, और ये मैटर आपका शिक्षक भर्ती और डीएलएड और टेट के लिए भी महत्वपूर्ण बहुत होगा। तो आज हम पढ़ते हैं जो विद्यार्थी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में हैं, जो विद्यार्थी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में हैं, वो विद्यार्थी जितने भी हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें, लाइक करें और अपने मित्र जो सेकंड सेमेस्टर में आए हुए हैं वो सारे एक दूसरे को शेयर करें, वो सब्सक्राइब करें। चलिए अब बात करते हैं हम कि शुरुआत से बात करते हैं कि डीएलएड ये सेकंड सेमेस्टर का क्लास रहेगा और इसमें शिक्षक भर्ती की गतिविधियां भी रहेंगी। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में आपकी पुस्तक है जिसका नाम है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। जो आपकी एक पुस्तक है डीएलएड में, उस पुस्तक का नाम है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। किसका है? प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का मतलब है कि जो प्रारंभिक शिक्षा है, जो प्राथमिक शिक्षा है, जो शुरुआती शिक्षा है, उनके नए क्या शिक्षा से संबंधित नई गतिविधियां और नए प्रयास क्या रहे, ये नवीन प्रयास। अब बात आती है, उसी में एक टॉपिक है शिक्षा से संबंधित कुछ संतुतियां। क्योंकि प्राचीन काल से जो हमारी शिक्षा रही है, उन शिक्षाओं में ये कोई नहीं कह सकता है कि सभी शिक्षा लेने का अधिकार है या नहीं है। पहली बात तो ये आती है। दूसरी बात आती है स्वतंत्रता के बाद की जो शैक्षिक व्यवस्था है, वो शैक्षिक व्यवस्था किस रूप में दी जाए और उस शिक्षा का क्या आशय हो, ये बात लेकर के आते हैं। तो आज आते हैं कि सबसे पहले बात आती कि स्वतंत्रता हमें लगभग आप मानते हैं कि 1947 को मिली थी। 1947 के बाद में हमारी शिक्षा संबंधित क्या गतिविधियां रही हैं, क्योंकि 1947 के कई वर्षों बाद शिक्षा को लेकर के कोई प्रावधान नहीं था, क्योंकि प्रावधान क्या, बिना इंजन का देश चल रहा था। जिस तरह से एक इंजन के बिना ट्रेन का संचालन होना, उसी प्रकार से हमारे देश का संचालन होना। तो बात आती है कि शिक्षा संबंधित संतुतियां, हमारा देश आजाद हुआ, तो आजाद होने के बाद में एक नियति होती है, एक नीति होती है, एक प्रावधान होता है। प्रावधान क्या होता है कि जिस देश की अपना एक संवैधानिक मूल होगा, इसकी एक अपनी व्यवस्था होगी, ये मूल्यता। तो कहने का मतलब है भाई, कोई सारी चीजें नहीं थी, संविधान हमारे देश का नहीं था, तो संवैधानिक नहीं था, तो संवैधानिक संतुतियां तो बनती। तो शिक्षा संबंधी संतुतियां क्या हुई, इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। टॉपिक पहला है, प्रथम टॉपिक है शिक्षा से संबंधित जो संतुतियां हैं, प्रस्तुतियां हैं, क्या रही हैं। तो बात आती है कि संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। कब हुई? पहली बैठक संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को हुई। और जब ये पहली बैठक हुई तो ये पहली बैठक में कई प्रकार की चुनौतियां आई। चुनौतियां मीन्स कई चुनौतियां, कठिनाइयां आई, क्योंकि किसी चीज को बनाना
आसान नहीं था। एक संविधान को बनाना आसान नहीं था, इसलिए सभी साथ में मिलकर के उन्होंने एक बैठक बुलाई, सभी नेतागण। तो जब बैठक बुलाई तो ये बैठक कब बुलाई गई? 9 दिसंबर 1946 को। और देश के सामने कई चुनौतियां थी, उस समय चुनौतियां थी, और बैठक के सामने जो लोग बैठे थे उनके सामने भी कई चुनौतियां थी। तो अब बात आती है पहली चुनौतियां। 3 जून 1947 को एक अधिनियम के पारित होने पर बात करते हैं। 3 जून 1947 के अधिनियम के पारित होने पर, यानी कि एक अधिनियम जो पारित हुआ था वह कब हुआ था? 3 जून 1947 को। कब हुआ था? 3 जून 1947 को। और संविधान संबंधित एक संविधान कहने का मतलब है संवैधानिक जो संशोधनियां बनी है, संवैधानिक संशोधन हुए हैं, या कह सकते हैं संविधान से संबंधित संवैधानिक क्रियाएं हुई है, संवैधानिक रचनाएं हुई है। तो एक प्रबुद्ध निकाय बन गई। कहने का आशय है कि जो अधिनियम पारित हुआ और शिक्षा एक प्रभु सब प्रभु निकाय बन गई, यानी कि अभी शिक्षा के बारे में कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन संवैधानिक क्रिया एक निकाय बन गई। अब बात आती है संविधान अथक प्रयास के बाद, अथक प्रयास और निरंतर प्रयास के बाद यह हमारा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। अथक निरंतर लगातार प्रयास के बाद यह जो हमारा संविधान है, यह हमारा संविधान 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। और यह 26 नवंबर 1946 को, यानी कि यह बनकर तैयार हुआ। कुछ गतिविधियां रहीं, कुछ कमियां रहीं, यह पूर्ण रूप से हमारा बनके 26 नवंबर 1946 को इसका पूरा निर्माण हो गया। यानी कि संविधान का पूर्णतया निर्माण 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में हुआ। वो सन कब थी? 26 नवंबर 1946। कब थी? 1946 थी। यानी कि 26 नवंबर 1946 को ये पूरा बनकर के तैयार हुआ। अब बात आती है 26 नवंबर 1949 से, सॉरी 46 नहीं है, यहाँ 49 है। 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि 2 वर्ष लगा है, यानी कि यहाँ 46 और 2 1949 को पूरा निर्माण हो गया। अब बात आती है कि 26 जनवरी 1950 इसका निर्माण कब हुआ? इसका पूरा संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ और 26 जनवरी 1950 को पूर्णतया लागू हो गया। हमारा संविधान कब लागू हुआ? हमारा संविधान पूर्णतया 26 जनवरी 1950 को पूर्णतया लागू हो गया। अब बात आती है संविधान में शिक्षा संबंधी अधिकार क्या है। यहाँ शिक्षा से संबंधी अधिकार क्या हुए हैं, तो इसके बारे में आज हम चर्चा कर लेते हैं। संविधान में, क्योंकि संविधान बनकर तैयार हुआ और यह हमारा लागू भी हो गया। अब संविधान में शिक्षा संबंधी अधिकार क्या है? संविधान में शिक्षा संबंधी अधिकार क्या है? तो पहली बात आती है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 14 में प्रावधान है कि विधि के समझ समानता, यानी कि कानून के समझ समानता, कानून के समझ समानता, विधि के समझ समानता। यह कहने का आशय यह है कि आप जानते हैं कि किसी भी राज्य में किसी भी व्यक्ति के प्रति कानून का जो पक्ष होता है वो समान होता है। अगर कानून का मतलब है कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मारता है, कूटता है या उसकी मृत्यु कर देता है, तो उसको 302 के तहत उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे वो किसी राज्य का हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये समानता है। तो समानता का मतलब है विधि के समझ समानता, ये उसके मौलिक अधिकार में आ जाता है। तो ये एक बात आती है मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 15D और अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 15D और अनुच्छेद 46 में क्या प्रावधान है? इसमें यह प्रावधान है कि सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग हेतु प्रावधान है। यानी कि अनुच्छेद 15D में और अनुच्छेद 46 में सामाजिक
सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए प्रावधान रखा गया है। अब प्रावधान क्या रखा गया है? उनके लिए प्रावधान ये रखा गया है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी हो, धर्म का हो, जाति का हो, कहीं का नागरिक हो, कहीं का रहने वाला हो, कहने का आशय है वह कहीं का भी नागरिक हो, भारत में किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का, तो किसी भी जाति धर्म समुदाय का हो, तो वो किसी भी जाति समुदाय का हो तो वह शिक्षा के क्षेत्र में उसे वंचित नहीं किया जा सकता है, किसी भी राज्य का हो। ठीक है, तो ये बात आती है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर, लोक नियोजन के विषय में अवसर का यहाँ आशय क्या है कि लोक नियोजन के विषय में यह है कि नियुक्ति संबंधी, राज्यों में नौकरी संबंधी, नियुक्ति संबंधी ये प्रावधान है, ये अवसर सभी लोगों का है, सभी लोगों को है। अगर आप उस नियुक्ति संबंधी योग्यता रखते हैं, आप उस नौकरी संबंधी योग्यता रखते हैं, तो आप उस नौकरी संबंधी योग्यता रखते हैं तो आपको वो नौकरी में फॉर्म अप्लाई करने का क्या मिलेगा? आपको फॉर्म अप्लाई का मौका मिलेगा। ठीक है, तो फॉर्म अप्लाई करने का मौका मिलेगा। इसके साथ में कोई राज्य आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो ना तो जाति के आधार पर, ना धर्म के आधार पर, ना समुदाय के आधार पर, ना लिंग के आधार पर, और ना ही आपके धर्म के आधार पर कोई व्यक्ति रोक सकता। आपको समान अवसर है प्रत्येक नियुक्ति में। तो ये लोक नियुक्ति या कह सकते हैं लोक नियोजन में सरकारी नौकरियों में आपको अवसर की समानता। अब बात आती है अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में क्या है कि वे बालक जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष है, वे बालक जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष है उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किसमें किया गया? अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A में ये प्रावधान किया गया है। कहने का आशय यह है कि वे बालक जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष है, वह बालक को राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और केंद्र सरकार के आदेशानुसार प्रत्येक बालक को कोई छूट ना पाए, उसे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया जाए। मतलब कोई भी बालक जिसकी आयु 6 से 14 वर्ष है उसे निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा के रूप में प्रदान है। लिहाजा वह बालक वंचित नहीं किया जा सकता है, उसे शिक्षा लेने का अधिकार है, किसी भी विद्यालय में जा सकता है। इसके बाद है राज्य पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषेध। यानी कि जो राज्य पोषित विद्यालय हैं, राज्य पोषित विद्यालय क्या है? सरकार के द्वारा, सरकारी गवर्नमेंट के द्वारा जो विद्यालय हैं उन विद्यालयों में कोई विशेष धर्म का मतलब है कि कोई विशेष धर्म की कोई प्रचार प्रसार नहीं होगी, कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये जो NCERT या देश के मानक के तहत जो शिक्षा का प्रावधान है, जो मानक तय किया जाता है, उस मानक के अकॉर्डिंग ही शिक्षा देने का अधिकार है। आप किसी धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते हैं, ये सरकारी गवर्नमेंट विद्यालयों की व्यवस्था है। ये प्रावधान किसके अकॉर्डिंग आता है? अनुच्छेद 28 में राज्य के किसी भी स्वयं पोषित या राज्य पोषित विद्यालयों में कोई धर्म विशेष वर्ग की शिक्षा नहीं दी जाएगी। आप किसी भी विद्यालय में किसी धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर पाएंगे। मित्रों, सभी आज इतना ही क्लास रहेगा। इसके बाद आपका क्लास कल रहेगा और लाइव क्लास में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए हम लाइव क्लास नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं आपको वीडियो के माध्यम से, लिंक के माध्यम से भेज देंगे पूरी। और DLED और शिक्षक भर्ती से संबंधित है, ये शुरुआत से आप लोग पढ़ें। पढ़ने के बाद में जितने लोग DLED संबंधित हैं आपके जिला में, आपके विद्यालय के नजदीक विद्यालय जो मित्र जुड़े हैं उनको शेयर करें, उनसे ये चैनल सब्सक्राइब कराएं, और ताकि उन लोगों को ये मिल सके और सभी लोग इसका नोट्स बनाएं। बीच में हम आपको प्रैक्टिस सेट भी कराते जाएंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।